नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 19 साल से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आया हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ क्या फ़र्क होता है वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग में। VA और VE में क्या फ़र्क होता है। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आ जाएगा वैल्यू एनालिसिस क्या होता है, वैल्यू इंजीनियरिंग क्या होता है, क्या लिंकेज है वैल्यू का और कॉस्ट का, और क्या की डिफरेंस है बिटवीन VA एंड VE। अगर हम अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में देखें तो हमेशा ही हम कहीं ना कहीं वी और वी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप देखते हैं कभी हमें कहीं घूमने जाना है तो अगर पीक सीज़न में जा रहे हैं तो फ्लाइट की टिकट, ट्रेन की टिकट बहुत महंगी होती है, होटल भी बहुत महंगा होता है, अक्सर वहाँ पे जाने की जगह नहीं मिलती। बट अगर हम ऑफ सीज़न में जाएं या सीज़न थोड़ा पहले या बाद में जाएं तो उस समय कॉस्ट की रिडक्शन मिल जाती है। ऐसा बहुत बार होता है कि जब कभी हम सोचते हैं कि मार्केट में जाना और सब्जी खरीदनी है तो कई बार हम थोड़ा सा शाम को लेट जाते हैं क्योंकि तब तक कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, ऑफिस के पास एक बेकरी शॉप है जहां 8 बजे के बाद जो प्राइजेज हैं जो बेकरी के जिसमें केक्स एंड पेस्ट्री आते हैं उसका कॉस्ट 50% हो जाता है। तो अक्सर मैं इंतजार करता हूँ इस बात का कि कब 8 बजे और तब जाके मैं लूँ, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। कुछ कुछ इसी तरह से इंडस्ट्री में भी होता है और वो इसलिए है क्योंकि बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है कॉस्ट पे। हर कस्टमर चाहता है कि जो कॉस्ट है वो कम से कम हो जाए, जो क्वालिटी है वो बढ़ जाए, जो डिलीवरी है वो बढ़ जाए, जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए, बट कॉस्ट कम हो जाए। कैसे होगा? और इसीलिए अक्सर बहुत सारे इंडस्ट्रीज में आप देखते हैं बहुत सारे अलग अलग टूल, जब TPM, TQM, लीन, क्वालिटी सर्कल, काइजन और दुनिया भर की इस तरह की चीज़ें हैं जिनको यूज़ किया जा रहा है और उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एक ही है, किस तरीके से कॉस्ट को ऑप्टिमाइज किया जा सके। अगर हम बात करते हैं वैल्यू एनालिसिस की तो प्राइमरीली इसका मतलब क्या है। जब इसकी हम बात करते हैं तो ये बात करता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस में, यानी कि जो अभी प्रोडक्शन में चल रहे हैं। और यहाँ इंटेंट ये है कि एक क्रॉस फंक्शनल टीम मिलकर देखे कि कैसे हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम प्रोडक्ट की या प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरीके से इंश्योर कर सकते हैं कि ओवरऑल कंपनी को भी बेनिफिट मिले और क्लाइंट को भी बेनिफिट मिले। और उसमें जो मेन एक फैक्टर होता है वो 4M होता है कि मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड। ये 4 फैक्टर्स हैं। यहाँ पे हमें देखना है कि क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे कि हम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर सकें। से फॉर एग्जांपल एक वॉल क्लॉक का एग्जांपल लेके चलते हैं। अभी वॉल क्लॉक में आपने बहुत सारी फीचर्स दे रखे हैं लेकिन वो मार्केट में बिक नहीं रही है। तो अगर उसको आप एनालाइज करेंगे तो पता करेंगे मेनली 2 फैक्टर्स हैं जो किसी भी कस्टमर को चाहिए। एक तो टाइम ठीक से दे, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि वो कमरे में जहाँ पे लगी हुई है उससे एक कमरे की आभा बढ़े, फील आए अच्छी सी उसकी, वो इंपॉर्टेंट है। बट अगर उसके अंदर में और बहुत सारे फीचर्स ऐसे डाल रखे हैं जिसकी बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है तो हम एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से फैक्टर्स चाहिए और कौन से फैक्टर्स नहीं चाहिए। जब हम उसको रिमूव करते हैं तो हमारे इंटरनल कॉस्ट कम होती है और अगर कुछ कॉस्ट बेनिफिट हम कस्टमर को, यूज़र को भी देते हैं तो सर्टेनली देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कॉस्ट जो सेल है वॉल क्लॉक की वो बढ़ सके। अब बात करते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग की। जब हम वैल्यू इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो प्राइमरीली हमारा जो इंटेंट होता है वो क्या होता है। हमारा इंटेंट ये होता है कि जिस समय हम डिज़ाइन स्टेज पे हैं, जो नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, उस समय हम देखें कि किस तरीके से हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। अगेन ये भी वही टीम वर्क के ऊपर है और 4M अप्रोच जहाँ पे हम बात करते हैं मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, कि इन चारों फैक्टर्स में हम क्या कर सकते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट से, जिससे कि जो प्रोडक्ट है स्पेशली या प्रोसेस है उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अभी तक जो हमारा प्रोसेस चल रहा था वहाँ पे CNC मशीन एक लाइन से लगी थी। अब हम एक सेल सिस्टम बना सकते हैं जब एक नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे एक साथ एक ही ऑपरेटर 3 या 4 CNC मशीन को ऑपरेट कर सकता है। या फॉर एग्जांपल अभी तक कन्वेंशनल तरीके से हम मिग वेल्डिंग करते थे, बट अब हम वहाँ पे रोबोट्स लगा सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है बढ़ जाए, जो क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट हो जाए, प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा एनहांस हो जाए और ओवरऑल जो कॉस्ट आएगी, इवन दो हम रोबोट्स यूज़ कर रहे हैं उसकी एक सर्टन कॉस्ट आएगी, बट एक सर्टन वॉल्यूम के बाद वो हमें बेनिफिट करने लग जाएगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसमें अक्सर ऐसा होता है कि अगर असेंबली प्रोसेस की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे स्क्रू इस्तेमाल होते हैं, मे बी M3, M4, M5, M6, M10 तक भी हो सकते हैं। अभी इतने सारे अगर स्क्रू इस्तेमाल हो रहे हैं तो उसका टूल बिट भी अलग होगा, उसकी इन्वेंट्री भी अलग होगी, सप्लायर भी अलग होंगे, आइडेंटिफिकेशन, ट्रेसेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें इनको मैनेज करना पड़ेगा। बट अगर इसको हम ऑप्टिमाइज करके कोशिश करें कि 2 तरह के स्क्रू लग जाएं, मे बी M6 एंड M8, तो हमारी इन्वेंट्री का बहुत फ़र्क पड़ेगा, सप्लायर्स का मैनेजमेंट आसान होगा, ओवरऑल हैंडलिंग में बहुत फ़र्क पड़ेगा और बहुत आसानी से हम इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपने प्रोसेस में भी और कस्टमर के लिए भी।
एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे जो वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग की बात करते हैं, उसका इंटेंट ये कभी भी नहीं है कि हमें बस कॉस्ट को कम करते जाना है, हमें कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये है कि हमें कॉस्ट को ऐसे लेवल पे लेके आना है जहाँ पे हम मैक्सिमम क्वालिटी ले सकें, क्योंकि एक सर्टेन लेवल का ऐसा होने वाला है कि जो क्वालिटी है वो उतनी इंप्रूव नहीं होगी, लेकिन हमारी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, तो उसके बैलेंस को मेंटेन करना है। जैसे कि अगर आप एक ग्राफ देखेंगे, यहाँ पे 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। जो पहली ऑप्शन है वो बात करती है इस बारे में कि हम लो कॉस्ट और लो वैल्यू भी दे रहे हैं। जो दूसरा ऑप्शन है वो कहता है कि हम हाई कॉस्ट लेकिन लो वॉल्यूम दे रहे हैं। जो तीसरी ऑप्शन है वो बात करते हैं हाई कॉस्ट और हाई वैल्यू की। बट जो चौथा, जो पिंक या रेड कलर में है, वहाँ पे हम बात करते हैं कि लो कॉस्ट और हाई वैल्यू। तो वो ऑप्टिमम जगह हमें देखनी है जहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू दे सकें कम से कम कॉस्ट में, जिससे कि कॉस्ट में भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अगर हम एक और ग्राफ देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट एंड द क्वालिटी, तो अगर आप एक्स एक्सिस में देखेंगे तो हम बात करते हैं लो क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी एंड देन हाई क्वालिटी। वाई एक्सिस में हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कॉस्ट के बारे में। तो एक सर्टन पॉइंट आता है जो कि एक ऑप्टिमल कॉस्ट का होता है और ऑप्टिमल क्वालिटी का होता है। उसके बाद अगर हम वेरी हाई क्वालिटी पे भी चले जाएंगे ना, तो वो जो क्वालिटी का जो बेनिफिट है वो लिमिटेड है, लेकिन अगर आप कॉस्ट को देखोगे वो 2 या 3 गुना जा रही है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमें कितनी क्वालिटी देनी है और कितनी क्वालिटी के बाद उसकी वो वैल्यू मिलनी बंद हो जाती है। एक और अगर हम आम लाइफ की बात करें विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हम जीते हैं, तो एक किसी भी कंट्री के पर्सपेक्टिव में देखें कि वो कितनी कॉस्ट उसको देनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे कि अगर हम ए से जेड पे जाते हैं तो एक बिल्कुल एक एफिशिएंट पोजीशन है जहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम दे पा रहे हैं, एक कंट्री दे पा रही है और कॉस्ट भी ठीक है। बट अगर हम और ऊपर जाते हैं, एक्स पे जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वालिटी उतनी है लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो हमें ध्यान रखना है कि वो उसका बैलेंस क्या होगा। और वहीं अगर हम देखते हैं, हम बी, सी या डी तक जाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ में उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा एक्स एक्सिस में, लेकिन वाई एक्सिस में जो कॉस्ट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है और कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसको देखना बहुत ज़रूरी है कि उसको कैसे टेक केयर कर सकते हैं। अब अगर बात करें कुछ डिफरेंसेस की वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग की, जब हम बात करते हैं वैल्यू एनालिसिस की, तो ये प्राइमरली एक कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक है जो कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में लगाई जाती है जिससे कि हम उसकी वर्थ को एनहांस कर सकें। वहीं वैल्यू इंजीनियरिंग की जब बात करते हैं तो ये बात है तब जब कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज पे है, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। अक्सर हम वैल्यू एनालिसिस को एक रेमेडियल प्रोसेस बोलते हैं, यानी कि हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं एक प्रॉब्लम के आने के बाद, या एक चीज़ को इंप्रूव करना चाहते हैं। वहीं पर वैल्यू इंजीनियरिंग की जब बात करते हैं तो एक प्रिवेंटिव एक्शन है कि कैसे जब एक नया प्रोडक्ट या प्रोसेस डेवलप हो रहा है वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसके अंदर हम इंप्रूवमेंट कर सकें। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आज के टाइम में ऑटोमोटिव कंपनी में खासतौर से जब परचेज ऑर्डर मिलता है तो उसके अंदर लिखा होता है हर साल आपको 1% या 2% रिडक्शन देनी है। वो कहाँ से आएगी? तो वहाँ पर ये वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग का रोल आता है। वैल्यू एनालिसिस की बात करें तो जनरली जैसे पहले ही बताया गया कि जब एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है उसके बाद में भी हमें लगता है कि क्या हम कोई ऑल्टरनेट मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, मे बी फोर्जिंग इंस्टेड ऑफ मशीनिंग, जिससे कि कुछ कॉस्ट रिडक्शन हो सके। या हम बात करते हैं जब वैल्यू इंजीनियरिंग की कि वो डिज़ाइन स्टेज में है, मे बी अभी हम हाई थिकनेस का CRC शीट यूज़ कर रहे हैं जिसकी बहुत अच्छी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है, क्या उसकी जगह हम हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ बट लो थिकनेस का अगर कोई मटेरियल हम डेवलप कर सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है जिससे कि ओवरऑल क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो और गाड़ी का वजन भी कम हो सके। जनरली जब हम VA की बात करते हैं तो इसका इंटेंट ये होता है कि कैसे हम कमर्शियल आउटपुट को ऑप्टिमाइज कर सकें। बट जब हम VE की बात करते हैं तो यहाँ होता है कि इंजीनियरिंग रिजल्ट्स को हम कैसे बेटर और इम्प्रूव कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम VA की बात करते हैं तो इंटेंट यही होता है कि जो अननेसेसरी कॉस्ट है, जो हमने बात की थी वैल्यू एंड कॉस्ट की, वो प्रोपोजिशन को कैसे हम मेंटेन कर सकें। से फॉर एग्जांपल आपके यहाँ कोई कस्टमर कंप्लेंट आई और उसको आपने ठीक करने के लिए 200% इंस्पेक्शन लगा दिया। अभी कंप्लेंट तो आनी बंद हो गई, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? तो क्या इसमें कोई ऑल्टरनेट मेथड हो सकता है, क्या कोई ऑल्टरनेट तरीका हो सकता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम कस्टमर को भी टेक केयर कर सकें और अपनी कॉस्ट को भी मेंटेन कर सकें विद रिस्पेक्ट टू इंस्पेक्शन। वहीं जब VE की बात करते हैं तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से डेवलपमेंट के टाइम में चीज़ों को हम ध्यान रखें। से फॉर एग्जांपल एक व्हीकल है, डीजल व्हीकल, इंडिया में आजकल 10 साल उसकी लाइफ है, पेट्रोल व्हीकल की 15 साल उसकी लाइफ है। तो जिस समय हम व्हीकल को डिज़ाइन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम बहुत ज़्यादा उसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं जो 20 साल, 25 साल, 30 साल भी चलेगी, जो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसको उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाए जिससे कि हम उसका जो मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। इन द एंड अगर हम बात करें VA के बारे में तो इसका इंटेंट ये है कि किस तरीके से हम
इम्पैक्ट आ सकता है कॉस्ट रिडक्शन में, उसकी बात करते हैं। और हम जब वी की बात करते हैं तो ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगा और कस्टमर को क्या वैल्यू दे सकते हैं उसकी हम बात कर सकते हैं। तो अगर मैं समरी करूँ तो जो वी यानी कि वैल्यू एनालिसिस की बात करते हैं, तो ये तब होता है जब कोई प्रोडक्ट मास प्रोडक्शन में, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम प्रोसेस में कुछ इंप्रूवमेंट कर सकें। और जब हम वीई यानी कि वैल्यू इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं डेवलपमेंट स्टेज में कि हम प्रोडक्ट के अंदर ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि उसकी इम्प्रूवमेंट हो सके और हम बेनिफिट लॉन्ग टर्म में ले सकें। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो इसी सीरीज में रहेगा डिफरेंसेस के, और यहाँ मैं बात करने वाला हूँ क्या डिफरेंस होता है ट्रेड ऑफ कर्व और ट्रेड ऑफ डिज़ाइन में। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू रखिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और डिटेल में जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियोस यूज़फुल हैं तो आप हमेशा अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं और मेरी यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।